जैसे कि हमने पिछली बार इवोल्यूशन के थॉट्स पर लैमार्किज्म पढ़ा था कि कैसे लैमार्क ने अपने थॉट्स दिए, अपने पॉइंट्स दिए इवोल्यूशन को लेके। वैसे ही जो दूसरे साइंटिस्ट, जाने माने साइंटिस्ट हैं जिनका जैव विकास के संदर्भ में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, वो डार्विनिज्म के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। डार्विन ने 5 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर यात्रा करी और उनके जहाज का भी इसमें वर्णन है कि उनके जहाज का जो नाम था HMS बीगल। उन्होंने जगह जगह यात्रा करी, लेकिन वो कहाँ रुके? एक गोलापैगोस द्वीप समूह पर पहुंचे। वहां डार्विन ने अपनी प्रयोगशाला का उद्विकास किया। मतलब यह स्थान उद्विकास की जीवित प्रयोगशाला है। जीवित प्रयोगशाला मीन्स उसमें इवोल्यूशन देखने को इतने एनिमल्स थे वहां पे कि उनमें इवोल्यूशन देखने के लिए बहुत कुछ था। और वहां पर कुछ नए नए, जैसे हम पढ़ते आए हैं डार्विन की फिंचीज, ऐसे वहां पर इस तरह के एनिमल्स थे जो कि कहीं नहीं पाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के एनिमल्स वहां उन्होंने देखे, तो वो उनके लिए एक जीती जागती प्रयोगशाला थी। अब वहां के जो जंतु है ना, उनमें उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह की स्टडीज करी। और वो है ना, जो थ्योरी जैसे अपन ने पिछली बार जो पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, वो उस थ्योरी में बहुत मानते थे। लेकिन जो जब उन्होंने यात्रा करी और उन्होंने बहुत भ्रमण किया, तो उन्होंने लौटने के बाद 1938 में डार्विन ने क्या किया? माल्थस द्वारा लिखित जनसंख्या के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन लेख पढ़ा, जिनमें माल्थस ने क्या बताया था कि जंतुओं में प्रजनन जो होता है वो दर जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होती है। और ये मतलब उसके बाद में जो डार्विन है, उन्होंने अपने थॉट्स दिए इस चीज को लेके। उन्होंने बताया कि कैसे जीवन के लिए संघर्ष होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। प्रकृति को ऐसे जंतुओं का चयन का अवसर मिलता है जो जीवित रहने के लिए अन्य जंतुओं की तुलना में अधिक उपयुक्त होते हैं। साइंटिस्ट, जो दूसरे साइंटिस्ट है एल्फ्रेड रसल वेलेस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने डार्विन को बताया कि कैसे वो भी सेम जो टॉपिक है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और फिर दोनों ने मिलके उस टॉपिक पे रिसर्च करी। अलग अलग कार्य करते हुए भी एक ही समय पर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, वो दोनों अलग अलग कार्य करके। अब क्या हुआ? 1958 में डार्विन ने क्या किया? वो अपने प्रेरणाओं तथा निष्कर्ष जो पहुंचे उन पर अपनी एक पुस्तक को प्रकाशित किया, जिसका नाम था जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक में डार्विन ने बताया कि कुछ पॉइंट्स दिए ये दिखाने के लिए कि इवोल्यूशन में क्या रोल है ऑर्गेनिजम्स का, और कैसे ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्टेंस है सर्वाइवल के लिए कैसे फाइट करते हैं। तो थ्योरी ऑफ डार्विन में क्या था कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इस नामक का सिद्धांत उन्होंने विस्तृत व्याख्या की उनकी। अब इसमें डार्विन ने प्रस्तुत किया कि उनके तर्क बहुत प्रभावशाली थे। जो उन्होंने प्रस्तावित सिद्धांत की रासना की। अब डार्विन के फैक्ट्स और कुछ निष्कर्ष थे, जिसमें से हम पहला देखते हैं इनॉर्मस फर्टिलिटी। तो अपन ये सब जानते हैं कि प्रत्येक जो जीव है वो अपने समान संतति की उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मतलब एनिमल्स में हम देखते हैं ज्यादातर हमको लैंगिक जनन देखने को मिलता है, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन या फिर जो रिप्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हर एक कोई संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब ये जो होता है जीव अत्यधिक संतानोत्पत्ति करता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक मछली की, तो एक सॉलमन जो मछली है
वो एक जनन ऋतु में लगभग 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है। ऑयस्टर की बात करें तो वो 60 से 80 मिलियन अंडे देता है। यदि मक्खियों की बात करें तो मक्खियां अगर सफलता पूर्वक प्रजनन करें तो वो 191000000 मक्खियां उत्पन्न कर सकती हैं, मतलब बहुत संख्या में। इसी तरह अगर खरगोश एक बार में 6 बच्चे देता है तथा एक वर्ष में यह 4 बार बच्चे देता है तो 6 माह का खरगोश प्रजनन करने योग्य हो जाता है। तो एक वर्ष में वो क्या कर सकता है, अनेक खरगोश उत्पन्न हो जाएंगे। अब हम हाथी के देखते हैं तो हाथी में क्या होता है, हाथी में जो संतानोत्पत्ति का दर जो होता है वो सबसे कम होता है। एक हथीनी जो होती है वो 30 से 90 वर्ष की आयु में कुल 6 संतानें उत्पन्न करती है। यदि सभी संतान जीवित रहे सफलतापूर्वक तो और प्रजनन करें तो उनकी जो एक वर्ष में जो संख्या होगी ना वो 2 करोड़ हाथी उत्पन्न हो जाएंगे। कितने वर्षों में, 750 जो ईयर्स है उनमें कितने, 2 करोड़ हाथी उत्पन्न हो जाएंगे अगर उनका जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल रहे तो। अब जो सभी जो ये अपने एग्जाम्पल्स हमने देखे उनसे ये स्पष्ट होता है कि इसी तरह जंतु प्रजनन करते रहे तो एक दिन अर्थ पे पृथ्वी पर 1 इंच जमीन भी खाली नहीं बचेगी। अगर रिप्रोडक्शन सबका सक्सेसफुल हो जाए तो मतलब भले ही जंतुओं में जो प्रजनन दर कितनी ही अधिक क्यों ना हो, अगर उनकी संख्या जो होती है वो लगभग स्थायी रहती है। ऐसा नहीं है कि मक्खियां अगर इतने अंडे दे सकती हैं तो उनके इतने अंडे एग्जिस्ट भी करते हैं, उनके इतने अंडे जीवित भी रहते हैं। अगर ऐसा हो, कितने ही अधिक क्यों ना हो, उनकी संख्या जो होगी वो स्थायी ही रहेगी। अब जंतुओं में क्या होता है, प्रजनन भले ही जो ज्यामितिक हो, अनुपात में हो, पृथ्वी पर उनकी संख्या अनुपात से नहीं बढ़ती क्योंकि जंतुओं द्वारा उत्पन्न जो संतानें हैं उनको क्या होता है, वो प्रजनन के योग्य से पूर्व ही किसी न किसी कारणवश समाप्त हो जाती है। कि सपोज खरगोश ने 4 बच्चे दिए, अब 4 बच्चों में से अगर चारों ही मतलब रिप्रोडक्शन के दर पर पहुंच जाए, मतलब चारों रिप्रोडक्शन कर पाए तो क्या करेंगे, 16 बच्चे दे सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि प्रजनन तक पहुंचते पहुंचते कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ अकारणवश वो संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, ये ना मतलब जो संख्या होती है, जीव संख्या होती है वो हमेशा स्थिर बनी रहती है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, पूरी जो अपना अर्थ है वो मतलब इन जीव जंतुओं से भर जाएगा। अगर एक तरह से सब सर्वाइवल कर पाए तो रिप्रोडक्शन के स्टेज तक। अब ये तो हुई पहली बात। दूसरी है कि जीवन संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब इसमें क्या होता है, जो जो जीव हैं वो जननक्षम होने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। कि उसमें तो ये था कि संतानें ही, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा जो ये था इनॉर्मस फर्टिलिटी, उसमें तो क्या था कि 6 संतान उत्पन्न हुई, उसमें से 4 ही मर गई तो 2 ही बची, तो 2 से कितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इसमें स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में क्या है कि जननक्षम होने से पहले ही नष्ट हो जाती है, कि वो रिप्रोडक्शन की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती। या हम ये कह सकते हैं कि उत्पन्न जो जीव हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं, जिसे डार्विन ने जीवन संघर्ष का नाम दिया है। अब ये जो संघर्ष है वो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यटन तक चलता है। कि एक जो एम्ब्रियो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो उसका जो स्ट्रगल है वो लाइफ टाइम चलेगा। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जो जीवन में जीवों के जो संघर्ष है वो भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्वजातीय, या हम जिसे बोल सकते हैं अंतरजातीय संघर्ष, जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और इसमें क्या होता है
कि जंतु जो होते हैं, एक ही जाति के जंतु जो होने वाले, मतलब सपोज कि एक लायन की ही ब्रीड है, अब उसमें जो स्ट्रगल हो रहा है रहने के लिए, कि सपोज एक को खाना मिल रहा है और एक को खाना नहीं मिल पा रहा, तो दूसरा ऑब्वियसली भूख से मर जाएगा। तो जो आपस में जो स्ट्रगल हो रहा है उसे हम इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल कहेंगे। अब ये सभी आवश्यकताओं से हो सकता है, जैसे आवास, भोजन, प्रजनन और भी कहीं। इन आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो जाती है तो इनमें आपसी संघर्ष पाया जाता है। यह संघर्ष सदैव अति तीव्र होता है और यह जीवन पर्यंत इसी प्रतिस्पर्धा पर जारी भी रहता है। अब एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, जो विभिन्न जातियों में और प्राणियों के मध्य होता है, उसे हम अंतर जातीय संघर्ष कहते हैं। अब इनमें क्या होता है, इन प्राणियों की जो आवश्यकताएं होती है वो समान नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें स्थान, भोजन, सुरक्षा आदि संबंध में आपसी संघर्ष पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक जगह जो है, एक मतलब भेड़िए रह रहे हैं एक जगह, अब वहां शेर आ जाए क्योंकि उसको वहां रहना है, तो वो क्या करेगा, भेड़ियों पर हमला करेगा, उनकी जातियों को खत्म कर देगा। तो ये क्या हुआ, जो आवास के लिए जो हमने स्ट्रगल किया उन दोनों के बीच में, तो उस संघर्ष में जो विजयी होता है वो ही मतलब सर्वाइवल हो पाता है लाइफ में। अब ये जो जनन, ये जो वो जो क्या बोलते हैं, ये जो संघर्ष होता है वो अधिक तीव्र हो जाता है जब एक जंतु, एक जाति के जंतु दूसरी जाति के जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करती है, जैसे शेर हिरण को मार कर खाता है। इसी प्रकार जो रोगाणु, जीवाणु, परजीवी आदि जो अन्य जीवों को हानि पहुंचाते हैं, ये सब इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल है, अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को। अब तीसरे की हम बात करें, एनवायरमेंटल स्ट्रगल वातावरणीय संघर्ष जिसे हम कहते हैं। प्रत्येक जीव होते हैं वो एक निश्चित वातावरण में रहता है। अब वातावरण और जंतु के बीच में जो निरंतर संघर्ष जो जारी रहता है, हमेशा ही रहता है, जिसे हम वातावरणीय संघर्ष कहते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरमेंट में हमेशा डेवलपमेंट होता ही रहता है, परिवर्तन होता ही रहता है, जिनके विरुद्ध जो जीव है वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। सर्दी से, गर्मी से और सूखे से, अतिवृष्टि से, बाढ़, आंधियां, भूकंप, ज्वालामुखी, इन परिस्थितियों से बचने के लिए जो है जीव संघर्ष करते हैं। अब प्रकृति में उपरोक्त जो वर्णित 3 प्रकार के संघर्ष एक साथ चलते रहते हैं। अब जैसे कि हमने तीनों संघर्ष पढ़े, इंट्रास्पेसिफिक पढ़ा, इंटरस्पेसिफिक पढ़ा, एनवायरमेंटल स्ट्रगल पढ़ा। ये क्या होता है, एक ही जंतु पर ये तीनों स्ट्रगल एक साथ आते हैं। जो इनसे सफलता पूर्वक निकल जाता है ना, वही जो होता है जीवित रहने में सफल रहता है। तो ये डार्विन ने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई है जो स्पेशलिटी है इस डार्विनिज्म की। अब हम तीसरा देखते हैं, विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति, वेरिएशन एंड देयर इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, तो प्राणियों में जो होने वाले निरंतर संघर्ष के कारण तथा लैंगिक जनन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं, हमेशा ही उत्पन्न होती रहती हैं। अब इन विभिन्नताओं के कारण जंतुओं में क्या होता है, एक दूसरे से विभेदित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ग्वाला अपने गवेशियों को, मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को और गडरिया अपनी भेड़ों को, बकरियों को पहचानता है। इन्हीं जो विभिन्नता है उन्हीं के बेस पे पहचानता है। अब जो ये डिफ्रेंसिएशन है, ये विभिन्नताएं हैं, वही विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। इवोल्यूशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बेस है वो ये डिफ्रेंसिएशन है। अब हम देखते हैं कि विभिन्नताएं किस किस चीज को लेकर हो सकती है। आकार को लेकर हो सकती है, आकृति को लेकर हो सकती है, रंग, लक्षण आदि में हो सकती है। अब
यही जो विभिन्नताएं हैं वो जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। लाभदायक विभिन्नताएं जो जंतु को संघर्ष में सफल बनाती है और उनमें स्थापित हो जाती है, और हानिकारक जो विभिन्नताएं होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे विलुप्ति हो जाती है। अब हम चौथा पॉइंट जो देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, जीवन संघर्ष में जो जंतु होते हैं वो कुछ ही जंतु सफल होकर प्रजनन योग्य स्थिति में पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ही जो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जिनकी हम बात करें वो रिप्रोडक्शन की स्टेज तक सफलता पूर्वक स्ट्रगल कर लेते हैं, उसके बाद में वो प्रजनन कर पाते हैं। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो असफल हो जाते हैं, तो वो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि कौन से जंतु जीवन संघर्ष में असफल हो गए। तो जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनके लिए जो अधिक उपयुक्त बना दिया, या जो संघर्ष में सफल हुए, जिन जंतुओं में विभिन्नताएं वातावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनाने में असफल रही, वे जंतु नष्ट हो गए। जैसे पोलर बियर है, उसके ऊपर फर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको वो मतलब देखा जाए तो वो उसका एक स्पेशल कैरेक्टर था। तो उसको वातावरण से जो ठंडी हवाएं जो होती है, या फिर एक तरह से कहें वो उसका सेफ्टी कोट है। तो इसमें क्या हुआ, ये उसको एक हेल्प हुई, एनवायरमेंटल हेल्प हुई, तो उस परिस्थितियों में वो सफल रहा। तो वो जंतु जो है उसने सर्वाइवल किया। अब वातावरणीय जो परिस्थितियां होती हैं उनको उपयुक्त बनाने में जो असफल रहे, वे जंतु नष्ट हो गए। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो लाभकारी विभिन्नताएं हैं जिनके कारण जीवन संघर्ष सफल हो गया, जबकि हानिकारक जो विभिन्नताएं हैं जिनके कारण जीवन संघर्ष में विनाश हुआ। तो हम देखते हैं कि कुछ जो लाभकारी विभिन्नताएं हैं और जो हानिकारक जो विभिन्नताएं हैं, वही ये निष्कर्ष करती हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, इसी के बेस पे नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने नाम दिया कि जो लाभकारी विभिन्नताएं हैं और जो हानिकारक जो विभिन्नताएं हैं, ये क्या डिसाइड करती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डिसाइड करती है। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। तो हमने देखा कि ऊपर जो हमने अभी तक पॉइंट्स पढ़े, उन जो पॉइंट्स हैं उनके आधार पर डार्विन ने कुछ निष्कर्ष निकाले, जिन्हें शीर्षक के अंतर्गत जो नाम दिया गया वो यही नाम दिया गया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों का उद्भव, ये नाम दिया। इस मतलब जो एक कंक्लूजन निकाला उसने वो। अब इसने ये भी कहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आनुवंशिकता के कारण जो उत्पन्न होने वाली संतानें होती है वो वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलित रहती है, और ये अनुकूल जो प्रजातियां होती है वे संरक्षित और संचित होती है। जो पुरानी जातियों से नई जातियों का जो विकास होता है, प्री एग्जिस्टेंस जो लाइफ होती है, वातावरणीय जो परिस्थितियां होती है वो हमेशा सेम नहीं होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। इन्हीं के अनुसार जो जंतु है, जो जंतुओं की संरचना है, उनके कार्य हैं आदि में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, और इनके अभाव में जंतु क्या होते हैं, जीवन संघर्ष में विजय नहीं हो पाते। इस प्रकार अनुकूलन इन जंतुओं के लिए जीवन संघर्ष में लाभदायक होते हैं। जिन जंतुओं में क्या होता है, ये आवश्यक अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं या जीवन संघर्ष में असफल होकर उद्विकास की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डार्विनवाद की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म में क्या था। तो जब जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन द्वारा जो प्रस्तावित सिद्धांत जो थे, जो तर्क थे, उनमें जो अधिकांश वैज्ञानिकों ने तो शीघ्र ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, डार्विन ने जो जितने भी सारे पॉइंट्स दिए हैं इवोल्यूशन को लेके, नेचुरल सिलेक्शन को लेके, स्पीशीज को लेके, वो एकदम सही है। लेकिन इनकी आलोचना में कुछ ने प्रश्न भी उभारे जिनका समाधान इन सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता। डार्विन ने
स्वयं भी इन कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से कुछ प्रस्तुत हैं। जैसे पहला, डार्विन ने अपने सिद्धांत में विभिन्नताओं की वंशागति पर अधिक बल दिया था। जीवों में उपलब्ध जो विभिन्नताएं हैं तो मान्य है, लेकिन ये वंशागति विवादास्पद है। इसकी विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती है, जबकि डार्विन ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति और कारण के लिए समुच व्याख्या नहीं की। अब डार्विन ने जो क्या किया, आनुवांशिक विभिन्नताओं में कोई विभेद नहीं किया तथा इनके अनुसार सभी विभिन्नताएं वंशागत होती है, जबकि हम जानते हैं कि केवल वे ही लक्षण वंशागत होते हैं जो जनन कोशिकाओं के गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स में जो संबंधित होते हैं। सारे जो गुण होते हैं वो वंशागत नहीं होते, जो जीन्स में ट्रांसफर होते हैं, जो हम कहें कि गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, वही जीन्स इनमें संबंधित होते हैं। अब डार्विन का जो सिद्धांत था वो अवशेषी अंगों के उपस्थिति और अंगों को अधिक उपयोग और अनुप्रयोग के महत्व को भी समझाने में असफल रहा। जीव जंतुओं में ऐसे अनेक अंग होते हैं जो पूर्ण विकसित अवस्था में लाभदायक होते हैं और अर्ध विकसित अवस्था में नहीं। अतः ऐसे अंगों का विकास प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक रूप से विकसित होना संभव प्रतीत नहीं होता है। अब इससे ये स्पष्ट होता है, किया जा सकता है कि इन संरचनाओं का विकास उत्परिवर्तन द्वारा अचानक हुआ होगा। जंतुओं की जातियों में एक विभेदात्मक लक्षण पाए जाते हैं जिनकी कोई अनुकूल उपयोगिता नहीं होती है, परंतु फिर भी ये लक्षण क्यों तथा कैसे रक्षित और संचित और वंशागत हुए, इन्हें भी डार्विन के पास कोई उत्तर नहीं था। कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें उपयोगी अंगों का विकास उपयोगिता की सीमा के पार कर इतना अधिक हो गया कि वे जंतु हानिकारक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए हम देखें तो 12 सींगों में जो सींग पाए जाते हैं वो इतने बड़े हो गए कि इनका विनाश और विलोप हो गया। इसके कारण क्या हुआ, उनके विवेचना डार्विन भी नहीं कर पाए। डार्विन ने क्या किया, योग्यता की उत्तरजीविता को समझाया, लेकिन योग्यता के आगमन को समझाने में असफल रहे। अब जो हम देखते हैं कि जो डार्विन के द्वारा किसी चीज़ों का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, तो बाद में एक थ्योरी आई, डार्विन के पेंजेनेसिस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। इसमें क्या था, इसमें बहुत ही प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो वंशागति को समझाने के लिए ये थ्योरी दी गई, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस। इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है, शरीर में जो दैहिक कोशिकाएं होती है, सोमेटिक सेल्स जिसे हम बोलते हैं, उनमें अपनी ही सूक्ष्म प्रतिलिपियां बनाकर रुधिर से मुक्त करती है। इनमें सूक्ष्म जो प्रतिलिपियां हैं उनको डार्विन ने पेंजेन या हम कहें जेम्यूल जिसे बोले वो नाम दिया। ये जो पेंजेन जनदों गोनाड्स में जो एकत्रित होकर युग्मिक निर्माण व युग्मिक संरचना में भाग लेती है। प्रत्येक युग्मक में उपस्थित ये पेंजेन विशिष्ट संरचना का निर्माण को नियंत्रण करते हैं, जिनकी संरचनाओं से इनका निर्माण होता है। इसी प्रकार इस सिद्धांत द्वारा क्या स्पष्ट हुआ कि कायिक जो कोशिकाएं होती है, सोमेटिक जो सेल्स होती हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं पेंजेन के माध्यम में जनन कोशिकाओं तक चल जाती है तथा जनन कोशिकाओं से युग्मकों के माध्यम संतान में वंशीगत हो जाती है। अब हम बात करेंगे नियो डार्विनिज्म पे, नव जो डार्विनवाद है उस पर। तो पुराने विचारों में परिवर्तन किया और नई अवधारणाओं की उत्पन्न हुई, जिन्होंने सभी वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक सतत प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं वो थी। इनके जो अंतर्गत थे वो पुराने विचार से नई धारणाएं उत्पन्न हुई। इसमें क्या था,
प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत में भी समय समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन जो थे वो हुए। अब डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए उनमें पहला है कि सभी अर्जित और आकार की विभिन्नताएं आनुवांशिक नहीं होती है और इनकी वंशागति होती है, जनरेशन टू जनरेशन ये पास नहीं होते हैं। अतः विभिन्नताएं जो होती है वो उद्विकास की दृष्टि से महत्वहीन होती है। केवल वे ही विभिन्नताएं आनुवांशिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है जो गुणसूत्र व जीनों में उत्पन्न होती है और इनकी ही क्या होती है, वंशागति होती है। अकेला डार्विन पूरा जो उद्विकास है, संपूर्ण उद्विकास को समझाने में असमर्थ है। अतः इसका पुनः विश्लेषण हुआ और इसके नए सिद्धांत को हमने क्या नाम दिया, आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या हम जिसे कहें नव डार्विनवाद, नियो डार्विनिज्म जिसे हम कहते हैं, इसके रूप में जो न्यू थ्योरी थी वो आई। अब इनमें जो हेल्प करते हैं, जो कारक जो सम्मिलित हैं उद्विकास में, उनमें से हम देखते हैं म्यूटेशन, वेरिएशंस, हेरिडिटी, आइसोलेशंस और नेचुरल सिलेक्शन। अतः यह कहा जा सकता है कि कोई भी अकेला सिद्धांत उद्विकास को समझाने में असमर्थ है। उद्विकास एक सम्मिलित क्रिया है जो विभिन्न कार्यों से संयुक्त प्रभाव में जारी रहती है हमेशा।